हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केम बायो क्लासेस में। क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम कवर कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्पज से और काफ़ी सारे टॉपिक हम इसमें कवर कर चुके थे। कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके थे बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जनरल टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल कैसी होती है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम उसमें कवर कर चुके थे। तो काफ़ी सारे हम पॉइंट इसमें कवर कर चुके थे। अब हमने बात करनी है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है ना। तो ये मेटल है और ये लिगेंड है कि इसमें किस तरह की इनके बीच में बॉन्डिंग होती है ना। तो हमें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की अब बात करनी है। तो किस तरह की मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये तो बात हमने कर ली थी कि हाँ भैया, मेटल क्या होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करती है किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम कर सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे नॉन बॉन्डिंग हो चाहे वो बॉन्डिंग हो, चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो मेटल की भी हमने ये बात की थी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है? एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है ना। और ये काम करती है लुईस एसिड की तरह, और ये काम करता है लुईस बेस की तरह। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज या जिसे हम लिगेंड कह रहे हैं वो काम करेगा लुईस बेस की तरह, लुईस क्षार बोलते हैं इसको, और ये लुईस एसिड की तरह। पता भी है हमें कि लुईस एसिड हम किसे कहते हैं, पढ़ा है हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में कि पढ़ा है हमने कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है वो कहलाती है लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है वो कहलाती है लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? क्षार। तो किस तरह की मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग है, आखिर कैसे किस तरह की बॉन्डिंग है? जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th में हमने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, तो किस तरह से बना है। सोडियम और क्लोराइड के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अमोनिया है, सपोज अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर दे किसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, तो इस तरह की बॉन्डिंग के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो इस तरह की हमने बॉन्डिंग वहाँ क्लियर की थी केमिकल बॉन्डिंग में। सेम उसी तरह से अब हम देखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो आखिर ये जो बॉन्ड बना है लिगेंड और मेटल के बीच में, किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह का इनका रिलेशन है, ये आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। सीरियल देखा आपने कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो अब ये मत कहना सर सीरियल देखते होंगे, मैं सीरियल नहीं देखता बेटा, बस हाँ नाम जरूर सुना है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई चीज़ देखते होंगे तभी पता चलेगा। ठीक, तो आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि बेटा बिल्कुल बॉन्डिंग भी क्या है, इसी तरह का एक अट्रैक्शन फोर्स है मेटल और लिगेंड में। जिस तरह से हमारे आपस में रिलेशन होते हैं, कोई किसी का फ्रेंड है, कोई किसी का रिलेटिव है, ठीक है, अब कोई किसी का भाई है, बहन है, मामा है, मौसा है, तो जिस तरह से हमारे रिलेशन होते हैं सेम उसी तरह से मेटल और लिगेंड के बीच का भी ये एक रिलेशन है। और ये क्या है, किस तरह का ये रिलेशन है, ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है, तो अब हम वही बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है बॉन्डिंग कि अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को सबसे पहले बेटा जो दिया था वो दिया था एल्फ्रेड वर्नर ने, एल्फ्रेड वर्नर। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अगर किसी ने बॉन्डिंग की बात की थी तो वो किसने की है, जो कि एक तरह से कॉन्क्लूसिव एविडेंस कुछ दिए थे। किसने की दिए थे? सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने। इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी चल ही रही थी उस समय इन्होंने काफ़ी सारे कंपाउंड पे वर्क किया,
काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टडी की और उसमें बॉन्डिंग की इन्होंने बात की, है ना बेटा। तो एक एक करके हम इसमें बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हालांकि उसके बाद कुछ एडवांस थ्योरी आई हैं। बर्नर थ्योरी के बाद बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी, ठीक है, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बीबीटी क्या होती है। सेम एक थ्योरी उसके बाद उससे भी एडवांस थ्योरी थी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद भी काफ़ी सारी थ्योरी दी गई हैं, लेकिन क्लास 12th तक हमें क्या पढ़ना है, केवल बर्नर थ्योरी, बीबीटी और सीएफटी। पाने को तो लिगेंड फील्ड थ्योरी दी गई है बेटा, जो कि और भी एडवांस है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी दी गई है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम केवल किससे है, बर्नर थ्योरी से, बीबीटी से और सीएफटी से, ठीक है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा बर्नर थ्योरी की, कि बर्नर ने किस तरह से बात की है कि ये मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो एल्फ्रेड बर्नर जो कि एक स्विस साइंटिस्ट हैं और 1898 के आसपास उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ कंपाउंड्स पर रिसर्च करने के बाद, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करने के बाद अपने कुछ कॉन्क्लूसिव एविडेंस दिए या कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, कुछ बिंदु उन्होंने दिए, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे एक एक करके, क्या क्या कहा उन्होंने, किस किस पर स्टडी की है, वो भी हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले किसने दिया बेटा, अल्फ्रेड बर्नर ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात की थी, ठीक है। तो क्या कहा बर्नर ने, किस कंपाउंड्स पे इन्होंने स्टडी की है, कि इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपनी स्टडी में कुछ बाइनरी कंपाउंड्स पे स्टडी की है। CD, जैसे CD कहने लगो, CdCl2, COCl3, ये कुछ कैसे हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं, जिसमें कि दो तरह की स्पीसीज हैं, ठीक है, दो तरह के एलिमेंट हैं, एक क्लोराइड आयन है और एक क्या है, कोबाल्ट है। इसमें कैडमियम है और क्या है, क्लोराइड आयन है। तो इन पे पहले इन्होंने स्टडी की, इनकी इन्होंने रिएक्शन कराई किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ इनकी रिएक्शन कराने पे ये पता चला कि ये जो CdCl2 है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मोल इसने किसके दिए, AgCl के। ऐसे ही और क्या बना, CdNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही COCl3 पे इन्होंने AgNO3 की रिएक्शन कराई, तो क्या बना, 2 मोल, यहाँ से 3 मोल AgCl के निकले। कितने मोल AgCl के निकले, 3 मोल यहाँ पे AgCl के निकले। और किसके रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, किसके रूप में मिले, प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में ये मिले। और क्या बना है, CONO3 का होल थ्राइस, ट्वाइस नहीं होगा, ये क्या होगा, थ्राइस। तो इन्होंने पहले सिंपल बाइनरी सॉल्ट पे स्टडी की, उससे पता चला कि हाँ, इनकी रिएक्शन कराने के बाद ये यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोराइड आयन AgNO3 से जब रिएक्शन कराई वो रिलीज हो गए। इससे रिएक्ट कराया तो तीनों के तीनों जो क्लोराइड आयन थे कोबाल्ट से जो जुड़े हुए थे, वो तीनों सिल्वर के साथ निकल करके क्या बना रहे हैं, AgCl। तो इन्होंने इस बात से कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ भाई, ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह से क्लोराइड आयन को रिलीज कर देते हैं AgCl के रूप में। और कितने मोल्स, कि यहाँ पे 2 जुड़े हुए थे तो 2 के दोनों निकल गए, यहाँ पे 3 जुड़े हुए थे क्लोराइड आयन तो तीनों के तीनों निकल गए, है ना। अब इन्होंने और स्टडी की, उन्होंने ज़्यादातर स्टडी बेटा कोबाल्ट एमीन के कॉम्प्लेक्स पे की। इनका जो मेन जो रिसर्च एरिया था या रिसर्च फील्ड था, किसके कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने मेन स्टडी की, कोबाल्ट एमीन के कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने स्टडी की। कुछ इन्होंने कोबाल्ट एमीन के कॉम्प्लेक्स लिए और उनकी रिएक्शन इन्होंने किससे कराई है, AgNO3 से कराई है। और कुछ उनके कॉन्क्लूसिव एविडेंस उन्होंने दिए, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। कोबाल्ट एमीन के बेटा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स लिए इन्होंने, COCl3 इंटू 6NH3, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। और कैसे कलर का है बेटा ये, जब इन्होंने देखा तो ये कैसे कलर का था, येलो कलर का। और क्या लिया इन्होंने, COCl3 इंटू 5NH3। और क्या लिया इन्होंने, COCl3 इंटू 4NH3।
COCl3 इंटू 4NH3। आप कहोगे ये दोनों सेम है, तो हाँ बेटे, इन्होंने क्या नाम दिया इनको? आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? जो कि जिनके की मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, आणविक सूत्र तो इनके सेम होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, है ना। तो ये दोनों क्या है? इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो ये कैसे कलर का था बेटा? येलो कलर का था, पर्पल कलर का था, एक कैसा था? पर्पल कलर का था, एक कैसा है? ग्रीन कलर का था, और एक कैसा है? वॉयलेट कलर का था। ठीक है, तो इस तरह के ये 4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज थे। ये 4 तरह के कंपाउंड्स इन्होंने बनाए, और इन्होंने इसकी रिएक्शन किससे कराई है? इन सभी की रिएक्शन किससे कराई है? AgNO3 के साथ। एक्सेस ऑफ AgNO3 इन्होंने AgNO3 के एक्सेस में इनको रिएक्ट कराया। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला? तो इनकी AgNO3 से रिएक्शन कराने के बाद बेटे क्या क्या बना, और थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं इसे। क्या? CONH3 का होल 6 +3 और +3Cl माइनस। ठीक है, और इनका जो इलेक्ट्रोलाइट रेशियो है वो कितना है? 1:3। ये रेशियो जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट रेशियो, मतलब कितना कैटायन है और कितना एनायन है। ये किसकी तरह काम करेगा? अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें ब्रेक होगा। 1 तो ये होगा कैटायनिक पार्ट, और 3 होगा ये एनायनिक पार्ट, है ना। तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो होगा? 1:3। और AgCl के सिंपली कहूँ तो इस रिएक्शन में कितने मोल निकलेंगे? 3 मोल किसके निकलेंगे? AgCl के। अच्छा, सेकेंड में जब इन्होंने रिएक्ट कराया तो क्या देखा इन्होंने? CONH3 का होल 5 Cl, और कितना चार्ज? प्लस के, हाँ, 2 Cl यहाँ से निकले तो कितना चार्ज आएगा? प्लस के 2, और 2 Cl निगेटिव यहाँ से निकले, और इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1:2। और कितने मोल निकले यहाँ से? 2 मोल, और किसके? AgCl के। सेम इस वाले कॉम्प्लेक्स ने क्या दिया? CONH3 का होल 4 Cl, और कितने प्लस चार्ज आ जाएंगे इस पर? ये कितना हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा बेटा, और प्लस और Cl माइनस। तो इनका रेशियो क्या है? 1:1, और क्या निकला है? 1 मोल AgCl, और किसके रूप में? प्रेसिपिटेट के रूप में। अच्छा, नेक्स्ट 4th नंबर में क्या रिजल्ट आया? CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस और प्लस Cl माइनस। इसका भी रेशियो क्या है? 1:1, और 1 मोल ऑफ AgCl। तो ये इन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शन कराई। इन्होंने क्या किया है? ये हमारे इनके पास 4 तरह के कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाए, जिसमें कि पहले कॉम्प्लेक्स में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, दूसरे में 5 हैं, फिर 4 हैं। क्लोराइड सब में सेम है, लेकिन इनकी वास्तव में स्ट्रक्चर कैसी थी? कौन मेटल से जुड़ा हुआ था कि 6 के 6 अमोनिया जुड़े होंगे, या यहाँ 5 के 5 अमोनिया मेटल से जुड़े होंगे, या कितने कोबाल्ट से जुड़े होंगे, कितने क्लोराइड यहाँ कोबाल्ट से जुड़े होंगे, और कितने अमोनिया जुड़े होंगे। इसके फेवर में कुछ एविडेंस इन्होंने दिए। तो इन्होंने AgNO3 से रिएक्ट कराने के बाद जब रिएक्ट कराया तो कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बने। क्या? CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 5 Cl, और CONH3 का होल 4 Cl2, CONH3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव। तो ये बेटा लास्ट वाले जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो लास्ट वाले दोनों कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे मिले हैं? सेम मिले हैं। तो सेम मिले हैं, इनके भी फेवर में इन्होंने कहा कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं। उसकी भी हम अभी बात कर लेंगे कि आइसोमर कैसे हैं। और जब इनको डिसोसिएशन फॉर्म में लिखा हमने, इनकी डिसोसिएट फॉर्म लिखी, तो बेटा ये क्या है? 1 है कैटायन, और ये क्या है? एनायन 3, तो 1:3। ये क्या है? 1 कैटायन है और 2 एनायन है, तो 1:2। तो इनका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो है
वो कुछ इस तरह का मिला है सॉल्यूशन में। अगर इनका सॉल्यूशन बनाने लगे तो हमने पहले भी कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें या डब्बे के अंदर की चीज़ें आम भाषा में हमने कहा था वो ब्रेक नहीं होंगी। केवल और केवल कौन ब्रेक होगा, जो डब्बे के राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। तो अभी डब्बे के राइट साइड कौन है, क्लोराइड आयन थे, और ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और किसके साथ चले जाएंगे ये GnO3 के, सिल्वर के साथ, और क्या बना लेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे। और नाइट्रेट आयन जो है किससे जुड़ जाएगा जाकर के, क्योंकि क्लोराइड सब किसके साथ चला गया, सिल्वर के। अब क्लोराइड की जगह कौन ले लेगा जाकर के, नाइट्रेट। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इस रिएक्शन के बाद, तो ये यहाँ पे 3 नाइट्रेट, यहाँ पे 2 NO3, यहाँ पे 1 NO3 और यहाँ पर 1 NO3 आकर के इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह की रिएक्शन कराई। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, कि जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। और स्पेशली सबसे ज़्यादा कौन बनाती है, ट्रांजिशन मेटल, जो कि सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है। तो एक पॉइंट तो इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ते हैं, लेकिन मेटल वहाँ पे 2 तरह की वैलेंसी शो करती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। सपोज इस वाले एग्जाम्पल को सपोज इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि जो मेटल है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो इस वाले एग्जाम्पल को लेकर के अब हम देख लेते हैं बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने कि ये जो कोबाल्ट है इससे 6 क्या जुड़े हुए हैं, अमोनिया। सिक्स क्या जुड़े हुए हैं, अमोनिया। और ये 3 क्या जुड़े हुए हैं, क्लोराइड आयन। अब इन्होंने क्या कहा कि जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है। किस तरह, कौन कौन सी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, अब बाकी को बेटा इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमारा मतलब केवल किससे है, इस कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मेटल की, कितनी आएगी बेटा, x और प्लस 0 × 6 और माइनस की 3 = 0 और x = प्लस के 3। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, किसके, मेटल के। ठीक है, अब देखो कितनी आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। अब +3 क्यों आई है, अगर हम तीनों क्लोराइड आयन को यहाँ से निकाल दें तो कैसा चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों, क्योंकि ये तो क्या है यहाँ पे 0, अमोनिया की क्या है 0। अब मैं अगर इन क्लोराइड आयन को यहाँ से निकाल दूँ तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे कैसा आ जाएगा, +3। और मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से ना निकाल करके सीधे सीधे डिब्बे के अंदर का हिसाब पूरा कर लिया करो। क्या कि अमोनिया है, अमोनिया को ये छोड़ो, ये इसे छोड़ करके चला गया कॉम्प्लेक्स को, कुछ चार्ज था अमोनिया पे, नहीं था, तो कोई चार्ज छोड़ के जाएगा मेटल पे, नहीं छोड़ के जाएगा, तो मेटल पे क्या हो गया 0। अब 3 क्लोराइड आयन यहाँ से अलग कर दो, क्या होता है, 1 क्लोराइड पे माइनस का 1, इन तीनों को अलग करोगे तो -3। अब जब -3 कोई चार्ज लेकर के जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा कॉम्प्लेक्स पे, +3। अब ये +3 और 0 को क्या कर लो, बैलेंस कर लो।
क्या आ जाएगा, 0 और +3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को किसने डिसाइड किया है, क्लोराइड आयन से। और इन्होंने कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी से जो स्पीसीज जुड़ी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को, या उसके बराबर होती है। फिर क्या कहा इन्होंने कहा कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कॉम्प्लेक्स में जो कि सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी होती हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। अब यहाँ से ब्रैकेट के अंदर कितनी स्पीसीज है, 6। तो ये इस और सभी के सभी कैसा बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अमोनिया कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है ना। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कहा इन्होंने कि सेंट्रल मेटल एटम की 2 तरह की वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी की इन्होंने बात की और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए PV लिखेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को SB लिखेंगे, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है या ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। इन्होंने नेक्स्ट क्या कहा, सेटिस्फाइड बाय एनायन। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल की वो केवल किसके द्वारा होती है, ये केवल इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक है, कभी कहने लगो, क्योंकि उस समय ऐसे ये K3FeCN का होल 6 इसकी स्टडी का उन्हें नहीं पता था कि हाँ भाई ये पोटेशियम आयन भी होते हैं, ये पता नहीं कैसे जुड़े हुए होंगे, है ना। तो कैटायन की इन्होंने बात नहीं की, केवल किससे बात की है, एनायन वाले पार्ट की बात की है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड होगी, केवल और केवल एनायन से। ठीक है, सेटिस्फाइड इन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होगी वो न्यूट्रल स्पीसीज से भी हो सकती है, मतलब कोई न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, और या कोई एनायनिक स्पीसीज हो सकती है, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इन्होंने लिगेंड किसे माना, अल्टीमेटली अगर कहें तो क्या कंक्लूजन निकला कि लिगेंड इन्होंने किसे माना, किसी न्यूट्रल स्पीसीज को या फिर एनायनिक स्पीसीज को। लेकिन अब हम किसे पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि कैटायनिक पार्ट भी लिगेंड की तरह काम कर लेता है। जैसे कि हमने देखा था कि नाइट्रोसिल प्लस, है ना, और नाइट्रोसोनियम आयन था, NH2 ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है। तो हमने देखा था ये चीज़ कि इन्होंने क्या कहा कि भैया न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है या एनायनिक स्पीसीज हो सकती है, कौन, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगी किसका, मेटल का, है ना। तो नेक्स्ट कहा इट इज आयोनाइजेबल, कि जो प्राइमरी वैलेंसी से जो स्पीसीज जुड़ी होंगी वो आयोनाइजेबल है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन उनका बनाए तो ये क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी, आयन में बदल जाएंगी। कुल मिलाकर के सिंपल कहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से या कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग हो जाएंगे। इन्होंने कहा इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल, मतलब एक्वस सॉल्यूशन अगर इनका बनाए तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी हुई स्पीसीज है वो आयोनाइज नहीं होगी, मतलब कोबाल्ट और अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो हमने क्लोराइड आयन को किससे डिनोट कर रखा है, डॉटेड लाइन से डिनोट कर रखा है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वाली लाइन कैसी है, ये सॉलिड लाइन। तो जो भी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से। फिर क्या कहा इन्होंने, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ये कैसी होती हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी से स्पीसीज जुड़ी होगी वो कैसी होंगी, नॉन डायरेक्शनल। एक ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते थे या आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करते थे, आयनिक यौगिकों की हम बात करते थे, तब हमने पढ़ा था कि यहाँ जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, मतलब उनकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तभी किसी भी आयनिक कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री आयनिक मॉलिक्यूल की, जैसे NaCl एक आयनिक मॉलिक्यूल है,
आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। तभी पढ़ा है कभी NaCl की कोई स्ट्रक्चर होती है? हाँ, NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन NaCl मॉलिक्यूल की कभी भी आपने स्ट्रक्चर की बात नहीं की होगी। MgCl2 की किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं की होगी। पूरे क्रिस्टल की तो बात हो सकती है, पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन एक MgCl2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी होगी। तो आयनिक यौगिकों में क्योंकि किसी तरह की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटलों का अतिव्यापन नहीं होता है, तो इसलिए इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक है, तो इन्होंने यही बात यहाँ पे की है कि ये जो क्लोराइड आयन है ना, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा करना है, ये बस कोबाल्ट का काम चला रहे हैं। भैया ले तू न्यूट्रल बना रहे है ना, तू न्यूट्रल बना रहे, बस हम तेरा काम चलाए रखेंगे और हमें भी तू जोड़े रहेगा, है ना, बस इतना ही काम है इनका। और भैया एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो पानी यहाँ करके हमें पानी कर सकता है, अलग कर सकता है तुझसे, है ना, तो हम तो बस टेम्परेरी तेरा ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कर रहे हैं, तेरे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और बस इतना ही काम है हमारा। ठीक है, हम तेरी ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं करेंगे, हम वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में डालते तुरंत उससे अलग भी हो जाएंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, कोई डेफिनेट दिशा नहीं होती। जब दिशा नहीं होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री में इसका रोल नहीं होगा। तभी इसे यहाँ भी दिखा सकते हो, मन करे यहाँ भी दिखा दो, कहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसका ज्योमेट्री में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। इसका केवल क्यों जुड़ा हुआ है ये कोबाल्ट से? क्योंकि कोबाल्ट पे कैसा चार्ज है? +3, और क्लोराइड पे कैसा है? -। तो एक तरह का कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केवल आयनिक बॉन्ड है। जबकि अमोनिया और कोबाल्ट के बीच में, हालांकि इन्होंने बॉन्डिंग की बात नहीं की थी, बर्नर ने बॉन्डिंग की बात नहीं की कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है, बस क्या कहा, इट इज डायरेक्शनल, कि ये डेफिनेट डायरेक्शन से जुड़े होते हैं। डेफिनेट डायरेक्शन से जो स्पीसीज जुड़ी होगी उसी की वजह से क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी, कोई ना कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। तो क्या है ये? डायरेक्शनल होती है, मतलब इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है, कि ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी अमोनिया जोड़ दोगे। सारे के सारे अमोनिया अगर 6 कोऑर्डिनेशन है तो सब एक डेफिनेट एंगल से जुड़े हुए होंगे। हमें पता है 6 कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल देते हैं। और सभी में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का। सभी में कितने का होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद डू नॉट, ये कह रहे हैं डू नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो वही बात है कि भाई जब डायरेक्शन नहीं होगी तो किसी तरह का कोई रोल ज्योमेट्री में नहीं होगा, जबकि इनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है। मेटल और लिगेंड के बीच में प्रॉपर डायरेक्शन से बॉन्डिंग होती है, तो इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री में इनका रोल होगा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी से जो जुड़े होंगे उनका एक डेफिनेट रोल ज्योमेट्री में होगा। तो ये बातें इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में कही, या अपनी थ्योरी में इन्होंने ये बातें कही बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या है, इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें कोबाल्ट मेटल थी, क्लोराइड आयन थे और अमोनिया थी, अलग अलग रेशियो में थे। किसी में 6 को अमोनिया मॉलिक्यूल थे, 3 क्लोराइड थे, किसी में 5 थे और 3 क्लोराइड थे, किसी में 4 अमोनिया थे और 3 क्लोराइड थे। उन्होंने उसकी AgNO3 से रिएक्शन करा दी। AgNO3 से रिएक्शन के बाद वो स्पीसीज निकल के चली गई होंगी जो कि एनाइनिक फॉर्म में थी। ठीक है, जो कि एनाइनिक फॉर्म में थी या मेटल से प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़ी थी, है ना। इतना हम समझ सकते हैं ना इनके पोस्टुलेट से कि AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद कौन से क्लोराइड आयन निकले होंगे, केवल जो कि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे, जैसे कि तुमने इस वाले केस में देखा था CO Cl3 × 4NH3। अब कोऑर्डिनेशन कितना करना है? 6। तो 6 करना है तो 4 तो अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि अमोनिया की जो कोऑर्डिनेट टेंडेंसी है वो क्लोराइड से ज़्यादा होती है। ये और क्या जुड़ेंगे? क्लोराइड आयन जुड़ेंगे। अब 4 तो क्या जुड़ गए? अमोनिया। तो पक्की बात है 6 कोऑर्डिनेशन करना है तो 2 क्या होंगे? क्लोरीन।
तो 2 क्लोरीन या 2 क्लोराइड आयन तो किससे जुड़े होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी से, जबकि बाहर क्या दिखाया था हमने इसके, 1 क्लोराइड आयन, तो 1 क्लोराइड आयन जुड़ा होगा प्राइमरी वैलेंसी से, ठीक है, जो कि किसके रूप में निकला था, हमने देखा था अभी 1 मोल, किसके रूप में, 1 मोल AgCl के रूप में निकला था, 1 मोल AgCl के रूप में निकला था। तो ये थे बेटे इनके कुछ पोस्टुलेट्स, इन्होंने कुछ कंपाउंड्स पे स्टडी की, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमने लिखे थे, उनकी AgNO3 से रिएक्शन कराई, तो AgCl के अलग अलग मोल वहाँ से निकले, ठीक है। और इनके कुछ पोस्टुलेट्स हमने देख लिए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। हाँ बेटा, कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि डाउट एग्जाम के लिए ना रहे। अब तक तो हमने सिंपल केस देखा था, क्या कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया है उसमें कि कोबाल्ट और 6 अमोनिया थे और 3 वहाँ थे क्लोराइड आयन। उससे नीचे के केस भी ऐसे ही थे, क्या कि कोबाल्ट थे, 5 अमोनिया थे, 1 Cl अंदर 2 Cl बाहर, ठीक है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल अंदर थे, 1 Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर से अंदर और 2 क्लोराइड आयन बाहर। एक में क्या था, CONH3 का होल 4, 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल अंदर और 1 बाहर। तो हम पहला एग्जाम्पल इसमें हमने देख लिया था कि कौन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है और कौन सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें। अगर हम देखें कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो ये था, COCl3 इंटू 6NH3। तो अगर हम देखें इस कॉम्प्लेक्स को, अगर रियलिटी देखें तो ये इस फॉर्म में पहला कॉम्प्लेक्स था, है ना, जिसमें कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल थे और तीनों क्लोराइड आयन जो है AgCl के साथ प्रेसिपिटेट के रूप में निकल गए थे। तब तीनों जो क्लोराइड आयन थे वो कैसे जुड़े हुए थे, कोई भी डायरेक्शन से जुड़े हुए थे, यहाँ पे Cl और Cl। तो अगर हम परसेंटेज देखें, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड आयन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कितने परसेंट जो है क्लोराइड आयन जो है रिलीज होंगे, कितने अवेलेबल थे, या कितने नॉन आयन, टोटल कितने थे, कितने आयनाइज हो गए और कितने आयनाइज नहीं हुए। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम देखा तो टोटल क्लोराइड कितने थे, 3, लेकिन आयोनाइज कितने हैं, 2, नॉन आयोनाइज कितना है, 1, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है वो आयोनाइज नहीं होगा। यहाँ आयनाइजेबल केवल कितना है, 1, और नॉन आयनाइजेबल कितना है, 2, है ना। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयनाइजेबल कितने हैं, तीनों के 3, यानी कि 3 क्लोराइड आयन थे और 100 के 100% आयनाइज हो जाएंगे। तो आयनाइजेबल क्लोराइड आयन की परसेंटेज कितनी हो गई, 100%, और नॉन आयनाइजेबल क्लोराइड आयन कितने हैं, 0%, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछने लगता तो क्या आंसर देते कि टोटल में से 3 में से 2 बाहर निकल गए, है ना, तो 66% तो लगभग जो है क्या हो गया, आयनाइज हो गया, और 33% क्या हो गया, नॉन आयनाइज हो गया। क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल। अब यहाँ 66%, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, और 33.33% लगभग कैसा है, आयोनाइजेबल है। तो इस तरह से कभी कभी परसेंटेज पूछने लगता है ना। तो जितने मोल्स निकले हैं उसी के बेस पे बेटा क्या बता दो, इनकी परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। ऐसे ही एक एग्जांपल हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें प्राइमरी वैलेंसी को पूछने लगूं तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी से कितने क्लोराइड जुड़े हुए हैं। हाँ, अब मेन बात आती है बेटे, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें और इसके एग्जाम्पल में एक बात आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या क्या कहा था, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है ना, और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल तो होती है, लेकिन साथ ही में क्या होता है, जो अगर हम इसका पूरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो प्राइमरी वैलेंसी देखने में कितनी लग रही है, 4, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी किससे पूरी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने कहा कि आयोनाइजेबल तो होती है, लेकिन पूरी किससे होती है, एनायन से। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो एनायन है वो क्लोराइड आयन, तो ये भी क्लोराइड आयन है, ये भी क्लोराइड आयन है, तो एनायन तो बेटा ये चारों क्लोरीन है ना। तो आयोनाइजेबल भले ही 2 हैं, लेकिन
जो एनायनिक स्पीसीज है वो तो चारों हैं, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम का जो रोल प्ले करेंगी वो तो चारों के चारों क्लोराइड आयन करेंगे ना, है ना। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहा बर्नर ने ये कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्लोराइड मॉलिक्यूल भी कर रहा है और ये क्लोराइड मॉलिक्यूल भी कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 4। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कैसी होती है, और वो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीसीज रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो बच्चे कुछ गलत कर देते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली स्पीसीज है उसको क्या मान लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी मान लेते हैं, लेकिन नहीं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करती है जो स्पीसीज, वो प्राइमरी वैलेंसी में काउंट होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी यहाँ 4, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे 6। हाँ, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन पूछे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 4, तो 4 में से 2 आयोनाइज होंगे और 2 नहीं होंगे, तो 50% हो रहे हैं। तो 50% क्या हो गया आयोनाइजेबल, और 50% क्या हो गया बेटा नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो एग्जाम में ये कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेता है। अब देखो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है कि कितने क्लोराइड मॉलिक्यूल है हमारे पास टोटल, 1 क्लोराइड यहाँ आएगा, 1 क्लोराइड यहाँ आएगा, ठीक है। कि 2 क्लोराइड जो कि केवल हमने डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं वो क्या है, आयोनाइजेबल है, और जबकि 2 क्लोराइड आयन जो है जो कि हमने सॉलिड लाइन से भी दर्शाए हैं। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिसाइड कर रहे हैं, इस वजह से हमने डॉटेड लाइन से भी दर्शाए हैं। तो ये जो 2 क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह काम करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी की भी तरह काम करेंगे, है ना। सेकेंडरी की भी तरह काम करेंगे और प्राइमरी की भी तरह काम करेंगे, तभी हमने प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी लिखी है यहाँ पे 4। और 4 क्यों हो गई, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि क्लोराइड आयन 2 क्लोराइड आयन ये हैं जो कि पूरी तरह से प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आयोनाइजेबल भी है, नॉन डायरेक्शनल भी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिसाइड कर रहे हैं। जबकि 2 क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 4। तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे देखो यहाँ पे भी ये केस बन रहा है कि ये प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, है ना। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, है ना। और हम इस वाले को रिप्रेजेंट करने लगे इसकी स्ट्रक्चर को, तो हम कैसे करेंगे, कोबाल्ट और 4 क्या होंगे हमारे पास अमोनिया, और 2 क्लोराइड आयन होंगे हमारे पास। किससे दिखाएंगे हम इनको, सॉलिड लाइन से भी दिखाएंगे और डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से भी और डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे इसको, ठीक है। NH3 और NH3, और बाकी के जो 2 Cl हैं उन्हें तो किसी भी डायरेक्शन में दिखा दो, क्योंकि ये 2 Cl कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल, जबकि ये 2 Cl कैसे हैं, डायरेक्शनल, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो और बाकी ये चारों अमोनिया जो हैं ये कैसी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर में रोल है बस, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई रोल मेटल की नहीं होता है। तो ये बेटा कुछ डिटेल में देख लिया है। कुछ न्यूमेरिकल वैसे भी आ जाते हैं कि जैसे अब इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हुए थे, उनको आयोनाइज कराने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन को, किसका बिलियन, किसका सॉल्यूशन मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी नीट वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने क्लियर कर दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स के केस में जो क्या था 1:3 का रेशियो था, इस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में कैसा था 1:2 का रेशियो था। तो जिसके में ये रेशियो ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन्स जिसके ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और इसी कंडक्टेंस के बेस पे बर्नर ने ये भी क्लियर किया था कि हाँ जो ये क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए यहाँ पे 1 है। तो इन्हीं कंडक्टेंस के बेस पे बर्नर ने इनको प्रूव भी किया था कि हाँ ये कितने क्लोराइड आयन अपने एक सॉल्यूशन में देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयन भी पूछ लेता है
या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी पूछ सकता है इनके सॉल्यूशन की, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन से ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल हम एक्सरसाइज जब करेंगे बेटा उसकी देख लेंगे, ठीक है। तो पूरी बर्नर थ्योरी हमने देख ली है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फ्रेड बर्नर ने दिया था 1898 में बेटा ये दिया था, स्विस साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। काफ़ी सारे कंपाउंड्स पे इन्होंने अपनी इस रिसर्च की है, जबकि मेन रिसर्च इन्होंने अपने कोबाल्ट एमीन के कॉम्प्लेक्स में की है। इन्होंने क्या कहा कि मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, और जो वैलेंसी डायरेक्शनल होती है वो ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, और प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होती है उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसकी कोई ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी का कंपाउंड्स की ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता, उनका केवल और केवल उनको उदासीन बनाए रखने में या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए उनका रोल होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने इनकी परसेंटेज देख ली कि हाँ कितने आयनाइजेबल है और कितने नॉन आयनाइजेबल है, और ये बोर्ड पूछ लेता है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी को भूल मत जाना बेटा, काउंट वो भी करनी है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड कर रही है, क्योंकि बर्नर ने खुद साफ साफ कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज़ें एग्ज़ाम में बेटा आ सकती हैं, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लगातार जो है रिवीजन करते रहिए बेटा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना, अगर आपने ये पढ़ लिया और पिछला छोड़ते चले गए तो कवर नहीं हो पाएगा। पिछला बिल्कुल ना छोड़ें, पिछला तो बेटा 10-20 मिनट एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करें, ठीक है बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ओके।